नमस्कार दोस्तों। देखिए, ममता बनर्जी और दूसरे विपक्ष के दल ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी गैर भाजपाई सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं। और ये सब इसलिए भी आलोचना कर रहे हैं कि कोविड के इस दौर में भी इस तरह की राजनीतिक हलचल चल रही हैं जहां राज्यों में सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। मैंने इसका एक रियलिटी चेक करने का प्रयास किया है और ये देखने की कोशिश की है कि जिन 3-4 राज्यों में अभी पिछले 2 साल में अस्थिरता रही है, ख़ासतौर से गैर भाजपाई स्टेट्स में, तो वहाँ पर क्या सिनेरियो था वास्तव में और क्या सरकारें गिराई गई या सरकारें खुद गिरी। आंकड़े और जो तथ्य हैं वो सब आपके सामने सारी स्थिति को क्लियर कर देंगे। देखिए, 4 स्टेट्स ऐसी हैं पिछले 2 साल में 2018 से 2020 के बीच में जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता रही है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन चारों ही स्टेट्स में सरकारों को लेकर काफ़ी उथल पुथल हुई है और काफ़ी हालात बदले हैं। बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक की। कर्नाटक में 12 मई 2018 को मतदान हुआ और 15 मई को नतीजा आ गया और नतीजा ऐसा आया कि किसी की भी सरकार नहीं बन सकती थी। वहाँ पर कुल 224 विधानसभा सीटें हैं और उसमें समर्थन अगर किसी को चाहिए था तो वो 113 सीटें कम से कम एक किसी के पास होनी चाहिए थी। ये एक सिनेरियो बनकर सामने आया, लेकिन किसी के पास भी इतना मत नहीं था और बीजेपी की 104 सीटें आई, कांग्रेस की 80 और जनता दल सेक्युलर HD देवगौड़ा साहब की जो पार्टी है उसकी 37 सीटें आई। तो जैसे ही नतीजे आए, कांग्रेस और JDS ने ये कहा कि भाई हमारा गठबंधन हो गया है और राज्यपाल को हमें सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन राज्यपाल ने कहा कि भाई जो सबसे पहला हक है वो तो सबसे बड़े दल का बनता है। आपका कोalition वैसे भी प्री पोल अलायंस नहीं था, आपने बाद में किया है। तो इसलिए उन्होंने बीजेपी के नेता येदियुरप्पा को आमंत्रित किया, बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया। यहाँ नज़र आता है कि भेदभाव किया गया। ये डायरेक्टिव्स उनको रहे होंगे केंद्र से कि भाई इन्हें थोड़ा सा समय दो जिससे कि ये बहुमत जुटा सकें, और इसलिए 15 दिन का समय दिया। हालांकि गवर्नर का तर्क ये था कि अगर दूसरी कोई पार्टी आती तो वो उन्हें भी उतना ही समय देते, लेकिन ये बात सही नहीं थी। बहरहाल 15 दिन का समय दिया गया और येदियुरप्पा ने शपथ भी ले ली। लेकिन 6 दिन बाद ही जब वो बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उससे 10 मिनट पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तब कांग्रेस ने अपने आप को बड़ा पार्टी दिखाते हुए JDS को समर्थन दिया और कहा कि आप JDS का CM होगा और हम बाहर से समर्थन करेंगे। और इस तरीके से कुमारस्वामी वहाँ पर बन गए चीफ मिनिस्टर। कुमारस्वामी 25 मई को चीफ मिनिस्टर बने और 31 जुलाई 2019 को हट गए, यानी कि लगभग 14 महीने के करीब उनकी सरकार चली। और उसके बाद फिर आपको सब पता ही है कि 16 उनके विधायकों ने इस्तीफे दे दिए कांग्रेस के, 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में चले गए और अंत में वहाँ सरकार गिन गई और 23 जुलाई 2019 को इस्तीफ़ा उन्हें देना पड़ा और उसके बाद येदियुरप्पा वहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। बाद में वहाँ उपचुनाव हुए और उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने कुमारस्वामी को सरकार में खून के आंसू रुलाए। आपने खबरें पढ़ी होंगी, तमाम अखबारों में खबरें छपी। कुमारस्वामी कई बार रोए कि ऐसी गठबंधन की सरकार मुझे चलाने को मिली है, मुझे ब्लैकमेलिंग की जा रही है, मुझ पर दबाव बनाए जा रहे हैं। और यही वजह रही कि वहाँ की सरकार गिरी। वो बीजेपी ने गिराई नहीं, वो खुद गिरी। वो दोनों ही दल चाहते तो ये 5 साल तक सरकार चल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं चाहा। कांग्रेस के विधायकों को ये हजम ही नहीं हुआ कि हम 80 विधायकों वाले हैं और हम 37 विधायकों वाले को चीफ मिनिस्टर कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये सीन वहाँ पर बन के आया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में 230 कुल सीटें हैं, 116 चाहिए बहुमत के लिए। लेकिन जब वहाँ पर चुनाव हुआ 2018 में तो वहाँ पर कांग्रेस की 114 सीटें आई, बीजेपी की 109 और अन्य 7, यानी कि बहुमत के नज़दीक अगर कोई था
तो कांग्रेस 2 चाहिए थे उन्हें। उन्होंने अन्य जो बसपा सपा वाले हैं उनका समर्थन लेकर सरकार बना दी और 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ बन गए चीफ मिनिस्टर। तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम फेयर रहा, उनकी सरकार सही तरीके से बनी। बड़ा दल होने के नाते उन्हें बुलाया गया, उन्होंने समर्थन जुटाया और उनकी सरकार चली। और ये सरकार चली मार्च 2020 तक। और इस दौरान सबसे बड़ी जो उथल पुथल हुई वो कांग्रेस के भीतर ही हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले डिप्टी सीएम बनाया जाना था, उन्हें डिप्टी सीएम उन्होंने मंजूर नहीं किया और इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में जो तनाव चला उसकी वजह से वहाँ की कांग्रेस सरकार पतन की ओर गई। और इसके लिए आप ये जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कैसे कि बीजेपी को। बीजेपी ने इसमें कुछ भी नहीं किया, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ के जो 22 एमएलए थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। और शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को अभी कोविड के दौर में बन गए चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के एक बार फिर। इसमें सिर्फ बीजेपी का इतना हाथ हो सकता है कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऑफ़र कर दी हो कि हम आपको सेंटर में ले लेंगे, राज्यसभा सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे। तो ये तो हमेशा से होता आया है, राजनीति में तो गिव एंड टेक का खेल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस ये कैसे कह सकती है या विपक्षी दल ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने सरकार गिराई। आपके ही नेता पार्टी छोड़कर 22 विधायकों के साथ इस्तीफा देकर आपको अल्पमत में ला रहे हैं, तो सरकार तो आपकी गिरनी ही थी। इसके विपरीत बीजेपी ने थोड़ी सी जो चालाकी करने की कोशिश की वो महाराष्ट्र में की। महाराष्ट्र में 23 नवंबर 2019 को फडणवीस को शपथ दिलाई गई, जबकि उनके पास बहुमत नहीं था। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में 145 की दरकार है, जबकि बीजेपी के पास कुल 105 ही विधायक थे। तो इसके बावजूद भी राज्यपाल ने उन्हें सबसे बड़े पार्टी होने के नाते बुलाया और उन्होंने ये दावा किया कि उनके साथ अजीत पवार का समर्थन है, जो कि एनसीपी के नेता हैं, शरद पवार के भतीजे। उनके पास 54 एमएलए थे और उनका वो समर्थन पत्र उन्होंने ले जाकर राज्यपाल को सौंप दिया और उन्होंने शपथ ले ली। लेकिन बाद में 2 दिन बाद ही अजीत पवार को शरद पवार ने मना लिया और इस तरह से देवेंद्र फडणवीस फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। और 28 तारीख को यानी कि 28 नवंबर 2019 को वहाँ नई सरकार बनी और वहाँ भी कुछ सीन ऐसा ही बना जैसे कर्नाटक में था। शिवसेना के पास केवल 56 विधायक थे, लेकिन 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 54 विधायकों वाली एनसीपी ने उन्हें समर्थन दिया और उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए। तो इसमें यहाँ महाराष्ट्र में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बीजेपी ने चीटिंग करने की कोशिश उस समय की जब रातों रात देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिला दी गई, लेकिन वो गलत थे, इसलिए वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और आज वहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार बन रही है। इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे, एनसीपी, कांग्रेस, इनके बीच में ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। समय समय पर ये खबरें आती हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं। लेकिन ऐसी वजह क्यों पैदा हो रही हैं? वो इसलिए हो रही हैं कि इन तीनों के बीच में ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। अलग अलग मुद्दों पर सबकी राय अलग है। शरद पवार कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, शिवसेना कहती है कि राम मंदिर बनना चाहिए। इस तरह के मुद्दे अगर चलेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 5 साल तक आपकी सरकार चलेगी? और राजस्थान की कहानी आपके सामने ही है कि बड़ी मुश्किल से अशोक गहलोत की सरकार वहाँ बची है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अमित शाह और मोदी सरकार गिरा रहे हैं, बल्कि आप उन्हें मौका दे रहे हैं कि उनकी सरकारें गिरें और आप अपनी सरकारों को बचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि सरकारें आपकी जिस भी स्टेट में हैं, कोलिशन में हैं, वो अस्थिर नज़र आई हैं। पंजाब की सरकार तो ठीक ठाक चल रही है अमरिंदर सिंह की, उन्हें तो गिराने की कोशिश नहीं अमित शाह ने की। या पश्चिम बंगाल की सरकार है ममता बनर्जी की, साफ चल रही है, उसे तो गिराने की कोशिश अमित शाह ने की नहीं की। लेकिन जहाँ पर भी वो कहते हैं कि जहाँ गड्ढा होता है पानी वहीं भरता है। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों को, खासतौर से कांग्रेस को, अपना आकलन करना चाहिए कि वो अपनी नीतियों की वजह से मर रही है। अपनी नीतियों की वजह से उसने कर्नाटक में सरकार गिरवाई और मध्य प्रदेश में उसकी अपनी सरकार गई, राजस्थान में जाते जाते बची और महाराष्ट्र में कभी भी जा सकती है। तो मेरा मानना यही है कि सरकारें गिराई नहीं गई, बल्कि ये खुद गिरी हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।